नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की ओर और देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज के खास कृषि समाचार में। प्रदेश सरकार किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान का मुआवजा देगी। गाय दूहने के वैज्ञानिक तरीके अपनाएं, दूध की मात्रा बढ़ेगी। गाय के गोबर का उपयोग बायोगैस प्लांट में करें, जलावन और बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। किसान भाइयों, पिछले दिनों प्रदेश में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का जिलावार आकलन किया जा रहा है। इसके लिए किसानों से 20 अप्रैल तक फसल नुकसान विवरणी के साथ आवेदन मांगा गया था। आवेदनों का भी सत्यापन कार्य विभाग में चल रहा है। सत्यापन के बाद शीघ्र किसानों को विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से आवंटन करा दिया जाएगा। फसल नुकसान के मुआवजे के लिए 92 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। किसान भाइयों, जैसे खेती में आज वैज्ञानिक पद्धतियों और तकनीकों को शामिल करने से सुखद परिणाम मिल रहे हैं, वैसे ही दुग्धारू पशुओं को लेकर भी नए शोध सामने आ रहे हैं। ये शोध दुग्धारू पशुओं का दूध दूहने के समय और दूध दूहने के पहले पशुओं के आहार से संबंधित है, जिनको अपनाकर आप अपने दुग्धधारू पशुओं से 12 से 15% तक अधिक दूध प्राप्त कर सकते हैं। गाय ग्रामीण भारत की संस्कृति का हिस्सा है, तो पशुपालकों की समृद्धि का आहार भी। गौपालक का इतिहास सभ्यताओं के साथ संबद्ध रहा है। अभी तक कृषि शोध मिट्टी, बीज, प्रभेद और फसल उत्पादन तक ही सीमित थे, लेकिन हर क्षेत्र के किसानों की खुशहाली के लिए मद्देनजर अब पशुपालन की वैज्ञानिक पद्धतियां भी सामने आ रही है। गाय से दूध निकालने के समय और दूध दोहने के पहले गाय के आहार पर भी शोध हुए हैं। पशु वैज्ञानिकों का अब मानना यह है कि गाय का दूध सिर्फ 8 से 9 मिनट में निकाल लिया जाता है। दूध दोहने में आधा घंटा पहले गायों को या दुधारू पशुओं को सिर्फ सूखा चारा दिया जाता है। ऐसा करने से दुधारू पशुओं से 12 से 15% तक अधिक दूध प्राप्त किया जा सकता है और किसान भाइयों की आय बढ़ सकती है। किसान भाइयों, अगर आप गाय पाल रहे हैं तो सिर्फ दूध के लिए ना पाले। गाय के गोबर का उपयोग आप बायोगैस प्लांट में कर जलावन और रोशनी मुफ्त पा सकते हैं। प्लांट में व्यवहार किए गए गोबर का दोबारा इस्तेमाल कर आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। कृषक बंधुओं, इस समय गर्मी यानी जायद में बोई जाने वाली मूंग की बुवाई का समय है। मूंग जैसी दलहनी फसलों की बुवाई से यह फायदा होता है कि यह खेत में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे दूसरी फसलों से भी बढ़िया उत्पादन मिलता है। पूसा विशाल, सम्राट, HM12, सोनी आदि किस्मों को कृषि वैज्ञानिक गर्मा मूंग के उन्नत प्रभेद मानते हैं। आइए अब एक नजर डालते मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना के बाकरगंज दलदली बाजार अनाज मंडी में आज गेहूं और चावल के ताजा भाव कुछ इस प्रकार स्थिर देखे गए। लोकल गेहूं 3000 रुपए प्रति क्विंटल, शरबती गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, अरबा चावल 4200 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं बासमती चावल आज 9000 रुपए प्रति क्विंटल स्थिर बना हुआ है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी, जिस कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगले 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। इस मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखने, साथ ही
मृदा में कम नमी होने से परागकण पर असर हो सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। इसके अलावा इस मौसम में कद्दू वर्गीय सब्जियों में चूर्निल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना रहती है। यदि रोग के लक्षण अधिक दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी दर से छिड़काव मौसम साफ होने पर अवश्य कर दें। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि जगत की हलचलों को कृषि समाचार के माध्यम से। किसान भाइयों, आज मंगलवार है, इसलिए भी खास है मंगलवार क्योंकि आज का दिन आपके प्रश्नों के लिए होता है। जी हाँ, मंगलवार यानी जीवन फोन इन का दिन, जहां आप अपने प्रश्नों के उत्तर हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधे स्टूडियो जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव विगत कई दिनों से देखने को मिल रहा है। शहरों में तो इस बदलाव को बहुत अच्छे तरीके से लोग ले रहे हैं कि उनको लग रहा है कि गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन हमारे किसान भाइयों के फसलों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानकारी आज हम लोग आपसे साझा करेंगे कि बदलते हुए मौसम का जो प्रभाव है वो हमारे फलदार वृक्षों पे क्या पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2 महत्वपूर्ण फल हमारे प्रदेश के किसानों के आर्थिक आय का साधन है, वह है लीची और आम। तो इस बदले हुए मौसम का लीची और आम पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको क्या लगता है कि इसमें आपकी क्या समस्या आ रही है, आप इसकी जानकारी ले सकते हैं या अपनी समस्या से हमको अवगत करा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034566171। तो इस नंबर पर डायल करके आप जो भी आपके फलदार पौधे हैं, फलदार बगीचे हैं, उसके विषय में कोई तकनीकी जानकारी आप चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे साथ। आज विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर तन्मय कुमार कोले वरीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना। तो आप इनसे जुड़ के फलदार वृक्षों के विषय में कोई तकनीकी जानकारी ज़रूर लें। सबसे पहले कोले साहब ये बताएं आप कि जैसे अभी लगातार पिछले अगर हम लोग 7-8 दिनों से देखें तो मौसम में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। शहरों के लिए मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोग बड़े सुहाने अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे किसान भाइयों पे क्या पड़ा और ख़ासकर हमारे जो ऑर्चर्ड, जो फलदार वृक्षों के किसान हैं, उनके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक या नकारात्मक? राकेश जी, लास्ट कुछ दिनों में जो बिहार में बारिश हो रहा है, ये बारिश में एक तो फ़ायदामंद ये है, जहाँ क्रॉप का पानी का ज़रूरत था वहाँ क्रॉप का पानी का भरपूर मात्रा में पानी मिला। लेकिन समस्या दूसरा है, क्योंकि बारिश के साथ साथ ओला भी गिरे हैं। तो ये ओला के वजह से आप देखे होंगे बहुत सारा एरिया में फल के ऊपर बहुत नुकसान हुआ है। जैसे आम और लीची में तो हुआ, इवन आपको जो सब्जी वाला में भी नुकसान हुआ है। तो एक तरफ से फ़ायदा होने से बाद क्या है, ये अननेचुरल अनटाइमली जो रेन होता है, बारिश होता है, इसमें फसल में नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। दूसरा बात है, ये जो सडनली हाई ह्यूमिडिटी जो बढ़ गया, उसके वजह से क्या होगा, कुछ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन तुरंत बढ़ जाएगा। जैसे लीची में फ्रूट बोरर का मात्रा अभी तुरंत बढ़ सकता है, और उसके साथ साथ आम में फ्रूट फ्लाई का इन्फेक्शन का चांस है। इसका मुख्य कारण वर्षा के होने से जो आर्द्रता में परिवर्तन हुआ उसको मान रहे हैं या तापमान और आर्द्रता दोनों के परिवर्तन का ये परिणाम होगा? इसमें ये जो आपको इंसेक्ट्स है, ये बस आर्द्रता ही नहीं है, टेम्परेचर भी इसके बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दोनों को एक बैलेंस होता है, और एक्चुअली ये दोनों मिलके जब सडन हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा आर्द्रता बनते हैं, तभी ये समस्या होता है। और एक्चुअली ये समस्या एग्जिस्ट करते हैं, उसको ये बढ़ावा देते हैं। आइडियली अभी का जो समय है, अगर हम आम और लीची के दृष्टिकोण से देखें
तो क्या बेहतर होना चाहिए, ड्राई एटमॉस्फेयर विथ मॉडरेटली हाई टेम्परेचर? नहीं, ड्राई एटमॉस्फेयर बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो क्लाइमेट है ये मीडियम, मतलब जो सब ह्यूमिड क्लाइमेट बोल सकते हैं। यहाँ हाई ह्यूमिडिटी होगा तभी ये फ्रूट्स अच्छा से ग्रो कर पाएगा। लेकिन समस्या होता है जो इस अचानक बारिश होता है, और ये सडनली क्या होता है, सडनली इसको माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं, इसमें इंसेक्ट और पैथोजन को बढ़ावा दे देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको अगर एक सर्टेन इंटरवल में हो तो कभी कभी इसको किसान को फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे लीची में कुछ कीट का प्रकोप बढ़ सकता है, तो उसके लिए किसान भाइयों को अभी क्या करना चाहिए? राकेश जी, अभी जो फ्रूट में, लीची में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है फ्रूट बोरर, वो शुरू में जो पी स्टेज होता है, जब छोटा छोटा दाना होता है, उस समय में इसके इन्फेक्शन शुरू होता है, और अभी जो फ्रूट मैच्योर होने के जस्ट पहले से इसको बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है, आपको इनिशियल पी स्टेज, जब छोटा छोटा दाना स्टेज रहता है, इस समय में आपको स्प्रे करना ज़रूरी है। जैसे आपको इमिडाक्लोरपिड जैसे दवा आपको फास्ट में स्प्रे करना होगा। उसके बाद 12 से 15 दिन के बाद आप और एक स्प्रे कर सकते हैं, जैसे थायाक्लोरपिड, क्योंकि सेम दवा अगर स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट में रेजिस्टेंस आएगा। तो ये अगर हो जाए और बारिश ना होए तो लास्ट में जब फ्रूट मैच्योर होने जाएगा उसके 10 से 12 दिन पहले 3 दवा और भी देना चाहिए। अगर बारिश हो जाए फिर से ये जो थायाक्लोरपिड जो बोला हूँ वो फिर से एक बार दवा देने की ज़रूरत है। 10 से 12 दिन हार्वेस्ट के पहले आप नोवालुरन और इमामेक्टिन बेंजोएट और लैम्डा साइक्लोथ्रिन, ये तीनों जो दवा है एक सर्टेन इंटरवल में दीजिए। तो इसमें क्या होगा, आपको फ्रूट बोरर का इन्फेक्शन कम होगा, और इन्फेक्शन होने से क्या होता है, एक तो फ्रूट का टोटल यील्ड बढ़ेगा और आपको प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा होगा। फूड क्रैकिंग की भी बहुत शिकायत आती है लीची के इसमें, उसके क्या कारण है, उसका क्या निदान होना चाहिए? फ्रूट क्रैकिंग का एक मतलब 2 वजह होता है। एक होता है न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, तो और एक होता है वाटर इम्बैलेंस। अभी दोनों एक साथ लिंक है। इसके लिए क्या करना होता है, जो हमारा जब फ्रूट छोटा स्टेज में है तब एक सर्टेन इंटरवल में ऑर्चर्ड में हम पानी देना चाहिए। बहुत सारा क्या होता है, ड्राई स्पेल चलता है, सडनली आसमान से बारिश हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, तो फ्रूट टॉलरेट नहीं कर पाएगी, क्रैकिंग हो जाता है। और इसके पीछे और एक कारण है जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पर्टिकुलर बोरन का कमी से ये प्रॉब्लम होता है। तो अभी जो समय है, अभी आपको जो 2 ग्राम प्रति लीटर में ये मतलब बोराक्स का सॉल्यूशन बना के अगर स्प्रे करें तो ये प्रिवेंट हो सकता है। और साथ साथ जब छोटा स्टेज होगा उसी समय एक सर्टेन इंटरवल में पानी देना चाहिए। ये अगर करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको जो फ्रूट क्रैकिंग का समस्या सॉल्व हो सकता है। किसान भाइयों, ज़्यादातर समस्या जो आप हमसे पूछते हैं फूड क्रैकिंग का, हमारे विशेषज्ञ बताए। मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बता दूं कि बोरोन का छिड़काव करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है फलदार वृक्षों के लिए, क्योंकि विगत कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि आप आम तौर पे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के ऊपर ध्यान देते हैं, और फसलों में कभी कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आप ध्यान देते रहे हैं, लेकिन फलदार वृक्षों में आप कभी माइक्रोन्यूट्रिएंट खासकर बोरोन की बात नहीं करते हैं। तो बोरोन का इस्तेमाल अगर जो भी किसान भाई अभी तक नहीं किए हैं, एक बार ज़रूर कर लें। उससे आपके फल की क्वालिटी, गुणवत्ता भी बेहतर होगी, और उसमें होने वाले ये जो क्रैकिंग है उसको भी कम करेगा। अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो मौसम में बदलाव आया है, जिसमें कि विगत कुछ दिनों में बारिश हुई, तापमान गिर गया, एक बहुत ऊंचे तापक्रम पे हम लोगों का चल रहा था समय। वैसे में इस बदले हुए मौसम में आम और लीची के फसलों में खासकर और ज़्यादातर फलदार जो भी कहें या सब्जियों की बात करें, उसमें क्या प्रभाव पड़ा? तो जो प्रभाव पड़ा उसका एक जो महत्वपूर्ण पहलू है कि आपको जो तुरंत सिंचाई की ज़रूरत थी, नमी की जो ज़रूरत थी, वो तो पूरी हो गई, लेकिन उसके साथ जो ओला गिरा उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी जस्ट इस कार्यक्रम के पहले हमने आपसे कहा कि बोरोन का छिड़काव जरूर करें। अगर इस पूरे कार्यक्रम में एक बात को आप मानकर करेंगे, बोरोन का छिड़काव, तो उससे आपको इस साल जो फ़ायदा होगा, आप अगले बार स्वयं उसका छिड़काव करने लगेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है जो फलों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। कोले जी, मैं इसलिए इस बोरोन के विषय में बताया कि हमारे किसान भाई समझते हैं कि ये इतना छोटा सा चीज़ है, इससे क्या हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फलों के नुकसान का एक मेजर कारण दिख रहा है। लेकिन इससे साथ साथ एक प्रश्न और जब किसान भाई करते हैं, जैसे कि अगर आम की बात करें तो ज़्यादातर थोड़ा सा कच्चा आम तोड़ते हैं क्योंकि उनको बाज़ार भेजना होता है, और बहुतायत में वो कार्बाइड का उपयोग करते हैं उसको पकाने के लिए। तो हमारे तमाम रिसर्च कहते हैं कि कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। तो वो जो हार्वेस्ट कब करें और करने के बाद अगर पकाने के लिए उनको सुरक्षित कोई चीज़ का उपयोग करना है तो किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं? कसब जी, आप बहुत अच्छा ये जो प्रश्न पूछे हैं, ये आज के दिन में बहुत रिलेवेंट है। हम लोग कार्बाइड बहुत सारा क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं, आम ही नहीं, इवन आपको पपीता, टमाटर, बहुत सारा चीज़ों में कार्बाइड यूज़ होता है। एक्चुअली कार्बाइड में हेवी मेटल्स रहते हैं। एक जो किसान भाई जुड़ गए, उनका फ़ोन ले लेते हैं, फिर इसको हम चर्चा को जारी रखेंगे। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताएं। मुकेश कुमार सर। कहाँ से बोल रहे हैं? पटना जिला सर, बच्चन। हाँ, प्रश्न बताइए। हेलो सर। हाँ, प्रश्न बताएं। आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, तब ये आपकी आवाज़ हमारे पास तक बेहतर तरीके से आ पाएगी। जी, आप टीवी अपना का प्रश्न, हाँ आप सर, अपना आम का पेड़ है ना सर, उसका फल बहुत गिर रहा है बरसात के कारण। अच्छा, कितना पेड़ है आपके पास? 10 पेड़ सर। फूड ड्रॉपिंग की समस्या भी बहुत कॉमन है, तो इसका क्या आपको लगता है कारण है, और कब तक ये फ्रूट ड्रॉपिंग हो सकती है? देखिए, फ्रूट ड्रॉपिंग का जो मेन कारण है, एक तो इसका कुछ आम का हर फ्रूट सेट नहीं करते, लेकिन वो जो इनिशियल स्टेज में जो फ्रूट ड्रॉपिंग, ये नेचुरल है। लेकिन अभी अगर आम का फ्रूट ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, इसके एक मेजर कारण ये हो सकता है जब पेड़ में डेफिशिएंसी है और पेड़ को सही से पानी सही टाइम में नहीं दिया गया है। तो किसानों के लिए ये मेरा उपदेश है, जब आम का छोटा दाना का तरह, जो मटर दाना की तरह जब हो जाए, तब से एक हमेशा 7 से 10 दिन अंतर इसको हल्का हल्का पानी दिया जाए। और एकदम इनिशियल स्टेज में आपको ये नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, इसको बाज़ार में प्लानोफिक्स नाम से पाया जाता है, इसको छिड़काव करना चाहिए। डोज बहुत वाइटल है, वो डोज अपने से नहीं करे, नज़दीकी कोई कृषि विज्ञान सहायक कोई अगर होगा और कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ जाके पूछ के कितना कैसे हम डोज निर्धारित करें, क्योंकि बहुत समय फार्मर्स गलती से ज़्यादा डोज दे देते हैं, तो वो डोज स्प्रे करें। और साथ साथ उसी समय में उनको जो फंगीसाइड ब्लाइटॉक्स 50, ये बहुत अच्छा काम दिया देता है। ये छोड़ के आपको टाइमली इरिगेशन देना चाहिए और
प्लांट को बहुत बड़ी तरीके बढ़िया से मैनेज करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, आम एक बार लगा दे उसके बाद केयर नहीं लेते हैं। आपको एक याद होना चाहिए, जो आम अगर आप उससे लेंगे उसमें सफिशिएंट अमाउंट आपको जो गोबर का जो सार है, जो आपको जो ऑर्गेनिक जो हमारा डिकम्पोस्ट मटेरियल है, वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल ये बरसात के बाद और बरसात के समय में देना चाहिए। वो क्या होता है, पौधा में आपको उर्वरता बजाय रहेगा, वो बाद में जो फल जो गिरना ये कम हो जाएगा। चलिए, तो किसान भाई नैप्थेलिक एसिड की जो बात है, NAA दवा का मतलब टेक्निकल नाम है, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही सावधानी से करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी भी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो जो प्लांट जिसके लिए आप दे रहे हैं कि फल गिरे नहीं, फल गिरने की समस्या बढ़ भी सकती है। तो इसके छिड़काव में बहुत गंभीरता बरतने की ज़रूरत है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पकने के लिए क्या जो व्यवस्था ऐसी हो जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। देखिए, मोस्टली किसान फल नहीं पकाते हैं, जो आपको मिडिल मैन होता है वो लोग फल पकाते हैं। वो सस्ता उपाय अपना लेते हैं कार्बाइड, लेकिन कार्बाइड कंटेंट वेरियस काइंड्स ऑफ हेवी मेटल। तो हेवी मेटल जब आपको आएगा, हेवी मेटल बहुत हेल्थ हानि तो करते हैं, इवन कैंसर भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बता देना किसान भाइयों को ज़रूरत है कि अगर आपके बगीचे को आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, आपका व्यापारी कर रहा है, फिर भी आप उससे भी यह बात ज़रूर करें कि कार्बाइड का उपयोग जो है वो कैंसर को आमंत्रित करता है। ये एक तरीके से स्थापित सत्य है। तो आप कार्बाइड का उपयोग अगर किसी दूसरे के लिए भी कर रहे हैं तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन उसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प है, जो फल जो पकता है इसके अंदर एक नेचुरल हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं इथिलीन। अभी ये केमिकली सिंथेसाइज किया गया है और बाज़ार में बहुत सारा नाम से इसको मिलते हैं। एक्चुअली ये इथेफॉन मेन कंपाउंड है, वो ब्रेक करके आपको इथिलीन तैयार होता है। तो ये बाज़ार में बहुत सारा कंपनी अपना अपना ट्रेड नेम से इसको बिकते हैं। ये बहुत लो डोज में आप घर में एक बड़ा क्लोज स्ट्रक्चर लेके उसके नीचे एक छोटा कटोरी और छोटा कुछ लेके उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के ड्रॉप डाल के उसके ऊपर ढक दीजिए और उसके ऊपर आम रख दीजिए, कच्चा आम, ऊपर मूग को ढक दीजिए। एक दिन रखेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो आपको कॉटन में वो इथेफॉन लेना होगा, तो वो क्या होता है, वो ब्रेक करके इथिलीन गैस छोड़ते हैं। तो गैस धीरे धीरे पूरा आम को पका देगा। और ये पूरा सेफ मेथड है, साइंटिफिकली प्रूवन है, इसमें कोई हानि नहीं होता है और इसका दाम भी बहुत कम है। आप मान लीजिए 1 टन आम पकाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन आम पकाने 100 रुपया खर्चा होगा। तो हिसाब के माध्यम से आपको 10 किलो आम के पकाने का खर्चा 1 रुपया पड़ रहा है। तो आप इसीलिए इथिलीन को यूज़ कर पाएंगे और उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक किसान भाई अभी जुड़ गए हैं, उनका फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी प्रणाम जी, आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सुजीत दरभंगा से। प्रश्न बताइए। प्रश्न है कि ये मौसम में बदलाव हुआ है जी, और आंधी और वृष्टि से आम के फसल बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई। आवाज़ आपकी थोड़ी स्पष्ट नहीं आ रही। क्या हुआ? आंधी से क्या हुआ है? आम जो है ना, हाँ, तो बहुत आम टूट के गिर गया है। तो आखिर उसका कैसे जो आप बचे हुए आम है उसको कैसे प्रबंधन करें? जी जी, बोले जी ये जो समस्या, जी आपका प्रश्न समझ गए कि आंधी का जो इधर लगातार वर्षों से देखेंगे तो प्रकोप बढ़ रहा है। किसान भाई कैसे उससे अपने फसल को या आम के पौधे को और फल को सुरक्षित रखें, इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, ये जो है एक एंटी हेल नेट आता है, जो आपको एक सफ़ेद बहुत चीपर मटेरियल है। जैसे हमारा पॉलीथीन जैसे घर को ढक देते थे, ऐसे एंटी हेल नेट कवर आता है जो पेड़ को पूरा तरह से ढक दे सकते हैं। ये ढकने से क्या होगा, जो ओला गिरने से और आंधी चलने से जो नुकसान होता है वो घट जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको उपाय देखना होगा जो नेचुरल, एक्चुअली हमारा जो IMD फोरकास्ट से
आज एटलीस्ट 2 दिन पहले हम लोगों को पता चल जाता है जो आंधी होने वाला है, और उसके पहले आप अगर ये खर्च करके कोई बहुत सारा कंपनी है जो एंटी हेल नेट बिकता है, तो वहाँ से आप ये खरीद करके लगा सकते हैं। तो इसमें आपको लेकिन हमको लगता है ये थोड़ा लेबर ओरिएंटेड काम होने से हमारे किसान भाई इसको अवॉइड करते हैं। नहीं, लेबर ओरिएंटेड इतना नहीं, बहुत बड़ा नेट है, तो मतलब 2 और 3 लोगों से इजीली हो जाएगा। लेकिन आप अगर लॉस को दिखा जाए, अगर लॉस का अमाउंट दिखा जाए, इसका कॉस्ट दिखा जाए, उससे तो ये बेहतर है, एटलीस्ट आपको लॉस बहुत घटाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ हो सकता है, बहुत सारा स्टेट जो किया है एंटी हेल नेट के ऊपर सब्सिडी दे रहा है, वो अगर यहाँ शुरू हो जाए वो बेहतर हो सकता है। अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। हेलो, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है हमसे। तो एक प्रश्न और जो कॉलेज आता है कि जैसे जब हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, गुरुग्राम से। जी, आप अपना प्रश्न बताएं। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास 5-7 पेड़ है, इसके मौसमी के और ऑरेंज के और नींबू के। तो ये झाड़ी के बेच से होकर के सब झड़ जाते हैं जी। आपने इसमें पीछे कब खाद दिया है इस पौधे में? सर खाद तो मैंने अभी जनवरी में डाला था इनमें, गोबर का। गोबर का खाद दिया है। कितना पौधा है आपके पास? है जी? कितने पौधे हैं कुल मिलाकर? सर मेरे पास 10-12 पौधे हैं, ये सारे मौसमी, संतरा, अमरूद और नींबू के। ये हरियाणा से बोल रहे हैं, गुड़गांव से। तो इनका है कि मतलब खाद दिए लेकिन पौधे झड़ जा रहे हैं। मेन जो फ्रूट ड्रॉपिंग की बात है वह क्या करना चाहिए? एक्चुअली ये जो साइट्रस जो ग्रुप का जो फ्रूट्स है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का बहुत बड़ा रोल है, जो आप थोड़ी देर पहले उनको समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो मोस्टली क्या होता है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक, आपको बोरॉन, मिक्सचर और माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका बहुत बड़ा रोल है। उसीलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर ऑलरेडी मिलता है, मिक्सचर माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट को छिड़काव करना चाहिए पेड़ में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर छिड़काव करे तभी इसका फ्रूट ड्रॉप रुक जाएगा। किसान भाइयों, आज हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि फलदार वृक्षों में आप सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग बड़ी सावधानी से करें और ज़रूर करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी किसी अन्य फसल, किसी अन्य फलदार वृक्षों की चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddk@gmail.com। तो आप जब भी चाहें पत्र लिखें, मेल करें, आप अपने पूरे विवरण के साथ दें कि हम एक बेहतर वार्ता लेकर आ पाए। ले जी आज आ पाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।